नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास शो शख्सियत में। शख्सियत में इस बार होंगे कोसली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास शो में। आपका भी, टोटल टीवी जी का भी, गुलशन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुंचेगी। इस इंटरव्यू से पहले हमने आपकी विधानसभा का दौरा किया है। हमने जनता से विकास कार्यों का भी जाना है कि विधायक जी क्या क्षेत्र में रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन आपकी जनता ने, विधानसभा की जनता ने, आपका नाम तो लक्ष्मण सिंह यादव है, लेकिन आपको संकट मोचन के नाम से उन्होंने पुकारा था कि वो तो संकट मोचन है। वजह क्या मानते हैं इसकी आप? देखिए, आपने कोविड का समय देखा और बड़ी भयानक स्थिति सब जगह ही थी, मेरे हल्के में भी थी। तो जनता जनार्दन ने, और जनता जनार्दन है वो भगवान है, वो राम है, और राम को हम आराध्य मानते हैं। और आराध्य होने के नाते से वैसे तो मेरा नाम ही लक्ष्मण है और वो राम है तो हम उनके सेवक हैं, और हनुमान जी कहा है तो वो भी सेवक ही थे। तो इसलिए मैं धन्यवाद अपने जनता जनार्दन का करूंगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। वजह क्या है इसकी? क्या कोविड में ऐसे क्या आपने काम किए जिससे जनता को ये कहना पड़ा कि आप उनके संकट मोचन है? देखिए, कोविड में आपने देखा कि पूरे विश्व में ही तहलका मचा हुआ था और आदमी से आदमी डर रहा था, और तो रिश्तेदार भी कोविड होने के बाद नज़दीक नहीं जाता। और मैं ये कहूँ कि हमें भी अपना नाक तक हाथ ले जाने में अपने शरीर के अंग को ही भय लगता था कि यार कहीं कोविड ना हो जाए, कहीं हाथों को बार बार सैनिटाइजर। तो एक माहौल ऐसा था, उसमें जो हमने मरीजों की सेवा कर पाए, चाहे वो उनके मेडिसिन की बात थी, चाहे वो बेड दिलाने की बात थी, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने की बात थी, चाहे उनको एम्बुलेंस दिलाने की बात थी, और चाहे हॉस्पिटलों के प्रबंध की बात थी, और चाहे डॉक्टरों को समय समय पे मुहैया कराने की बात थी। तो कोविड में तो यही सब चीज़ें की ज़रूरत थी और सभी ने मिलके अच्छा काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अच्छा काम किया। सब ने मिलके उस कोविड की लड़ाई को सामूहिक रूप से हमने लड़ा, और सामूहिक रूप का रिजल्ट ये आया कि हम उससे जल्दी ही जीत पाए। लेकिन वो एक ऐसी स्थिति थी कि हमने भी काफ़ी खबरें उस दौरान की थी, लेकिन लोग घरों में कैद थे, नेता भी घरों में कैद थे, आप बाहर थे। तो क्या आपको डर नहीं लगा कि कहीं आप भी कोविड से संक्रमण ना हो जाए? नहीं, डर तो था, लेकिन मेरे को लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे रखा है, उनका आशीर्वाद की बदौलत मेरा हौसला कभी डाउन नहीं हुआ। और आपने देखा होगा कोविड वार्डों में भी, जहाँ डॉक्टर भी जाने से एक बार कतराते थे, हम भी वहाँ किट पहन के और कोविड वार्डों का जायजा लेने गए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 मई को हमारे यहाँ आए जो कोविड का पीक था, और हमने जो भी उनके सामने जो समस्या, या चाहे ऑक्सीजन की थी, चाहे वो मेडिसिन की थी, चाहे दूसरी बेड की थी, तो चाहे वो डॉक्टरों की समस्या थी, तो सारी समस्याओं को हमने अवगत कराया मीटिंग में ही, और उन्होंने अगले दिन से ही उनके समाधान के लिए लग गए। और फिर बाद में जब हमने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी कोविड के समय घूम रहे हैं तो हम तो उनके अनुयायी हैं, तो हमें भी और जनता का आशीर्वाद है, तो हमने उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो हम चाहे आइसोलेशन वार्ड थे, चाहे कोविड वार्ड थे, चाहे डॉक्टरों से मिलना हुआ, चाहे मिनट की खबर हम डॉक्टरों से लेते थे, आज कितने पेशेंट आए, आज कितनों की ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है, उनके दूसरी कोई समस्याएं तो नहीं, तो मिनट में जानते रहे। और जो उस समय बन पाया, चाहे वो बेड दिलाने का था, चाहे ऑक्सीजन दिलाने। हमने देखा कि इस दौरान नेताजी कई ऐसे थे इलाके के, उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो केवल तस्वीरें खिंचवाने के लिए, मीडिया में अपनी सुर्खियां बनाने के लिए भी हमने देखा। लेकिन जिस तरह से आपने जो अपनी पूरी कार्यप्रणाली बताई कि कोविड में आपने क्या क्या किया, क्या यही वजह है कि आपकी विधानसभा की जनता आपको संकट मोचन कहती है कि उनके संकट के समय में आपने उनका साथ दिया? देखिए, जनता का प्यार है
और जनता अपने बच्चों को कहाँ गलत कहती है, वो तो पॉजिटिव ही बोलती है। कई नेताजी को तो गालियां तक भी मिली हैं कोविड के दौरान। नहीं, ऐसी नौबत हमें नहीं आई, क्योंकि और देखिए ऐसा नहीं है किसी नेता ने काम नहीं करा कोविड के समय, सभी ने काम करा। कई ने कोविड को दूर से प्रशासन को गाइडलाइन देते रहे और गाइडलाइन की वजह से प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहा। उनको भी लगा कि तुम्हें कोई देखने वाला है, टोकने वाला है, और समय समय पे जो गाइडलाइन ऊपर से आती थी, केंद्र से आती थी, प्रदेश से आती थी, उनको वो सब फॉलो अप करते थे। तो वर्चुअल माध्यम से निरंतर जुड़े रहे और वर्चुअल माध्यम से जो डायरेक्शन देनी थी, जो कमियां थी, उन सब चीजों से अवगत होते रहे। कोई जरूरी नहीं है जनता के बीच में ही जाए। कोविड के कार्यकाल का तो आपने सब बताया क्या किया, लेकिन आपके कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं। तो 1.25 साल का कार्यकाल लगभग आपका हो चुका है। अगर इस दौरान आपकी उपलब्धि की बात करें कि कोसली विधानसभा में आपने इन 1.25 सालों में क्या कुछ ऐसे विकास कार्य किए हैं जो काफी लंबे समय तक अटके हुए थे और जनता चाहती थी कि लक्ष्मण सिंह यादव विधायक बने और वो काम पूरे हों? देखिए 650 दिन मेरे को विधायक बने हुआ है। सरकार को जो सेकंड टर्म की है उसको 650 दिन के आसपास हुए, जिनमें से 400 दिन तो कोविड की भेंट चढ़ गए, आप सोच सकते हैं। और आपने देखा कि 2 हमारे यहाँ तूफान बड़े आए, जिसमें एक बार 850 खंबे गिर गए एक दिशा में। 15 दिन बाद दूसरा तूफान आया, उसमें 250-300 खंबे, ट्रांसफार्मर सब उड़ गए। तो 2 बार तूफान आया, 2 बार अर्थक्वेक भी आया, और 2 बार टिड्डियों का हमला भी क्षेत्र में हुआ, और 2 बार कोविड का भी हमला हुआ। तो आप सोच सकते हैं ऐसे हालात में किस तरह से हम विकास को गति दे सकते हैं। लेकिन मैं तो धन्यवाद व्यक्त करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का और मोदी जी का। अब उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी विकास के पहिए को कभी रुकने नहीं दिया। ये 3 कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है, किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, अब संसद सत्र चल रहा है, वहां भी आपने देखा, वो तस्वीरें भी देखी कि किसान संसद सत्र तक भी पहुंचे हैं। वजह क्या मानते हैं इसकी? असली वजह आप एक विधायक के तौर पर क्या देखते हैं? देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं, किसान तो मेरे क्षेत्र का भी है। कोई किसान किसी एजिटेशन में नहीं गया। क्या ये किसान नहीं है? क्या रेतीली भूमि में अन्न पैदा करने वाला और गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए अन्न पैदा कर रहा है, वो क्या किसान नहीं है? मेरा किसान तो कभी नहीं गया वहां। तो एक क्या कारण है कि वो किसान है और हम किसान नहीं है? तो ये एक फर्क आपने जानना पड़ेगा। दूसरा ये है कि भाई एक क्षेत्र ही क्यों ऐसा कर रहा है। तीसरा ये है कि भाई राजस्थान का बाजरा तो हम खरीद रहे हैं, राजस्थान वाले आके यहाँ किसान बन जाते हैं, वहां अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बाजरा खरीदवाते एमएसपी के ऊपर? हमने उनका बाजरा खरीदा। इधर मक्की पंजाब क्यों नहीं खरीदवाता, वहां एजिटेशन करे। और जब पंजाब ने अपना विधानसभा में तीनों कृषि बिल रद्द कर दिए, अपने कानून बना दिए, फिर क्या रह गया? फिर किस बात की मैं समझता हूं ये प्रदर्शन ये हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बने हैं, उन्होंने कहा है कि जहां भी किसान हमें बुलाएगा हम वहां पर नंगे पांव चलकर आएंगे। नहीं, वो देखिए उनका अपना ख्यालात हो सकता है, उनका अपना विचार हो सकता है, वो तो आपने शुरू में ही पूछ लिया। लेकिन आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। किसान आरोप लगा रहा है कि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, केवल बुलाने के लिए निमंत्रण दे देते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बातें होती है वो की नहीं जाती। ये किसने कह दिया बातचीत करने के लिए तैयार? राकेश टिकैत 12 दौर बार इस तरह से बयान। वो तो देखो प्रदर्शन में वो तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन 12 दौर की बातचीत हुई। 12 दौर की में वो पहले उनके मुद्दे कुछ और थे, आज आप देखेंगे धीरे धीरे उनके मुद्दे चेंज हो। नहीं, सरकार अभी भी कह रही है बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो मुद्दे की बातचीत है वो तो करते ही नहीं है। नहीं, मुद्दे की बातचीत कर रहे हैं, सरकार तैयार आज भी है। सरकार कब मना कर रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं? लेकिन हम आप चाहेंगे कृषि कानूनों में संशोधन करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ही हट पकड़ लेंगे, तीनों कानूनों को ही खत्म कर दें। भाई कृषि प्रधान देश है, किसान यहाँ का जिंदा नहीं रहेगा, किसान का फायदा नहीं होगा, किसान अपनी उड़ान ठीक से नहीं उड़ पाएगा। तो उसके लिए मोदी जी ने ये बात समझ में आ रही है, अब भाई कृषि प्रधान देश है, जब तक किसान का भला नहीं होगा जब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। यादव जी, हम बात कर रहे थे किसानों की।
आपकी विधानसभा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, लगभग 138 गांव भी आते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा किसान भी आपके विधानसभा में है। लेकिन एक टिड्डी दल जो आया उसने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। उस एवज में आपने सरकार से क्या मदद किसानों की कि उन्हें ठीक से फसलों का मुआवजा मिले? देखिए, सही कह रहे हैं कि आप, टिड्डी दल एक बार नहीं आया, 2 बार आया मेरे क्षेत्र में। और हम टिड्डियों के उस पूरे प्रशासन को लेके पीछे पीछे थे, चाहे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हों, चाहे वो फुहारा चलाने वाली गाड़ियां हों, चाहे वो पानी छिड़काव वाला प्रबंध हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे दूसरी चीज़, सब चीज़ें साथ लेके, और प्रशासन ने इसमें बड़ा सहयोग करा। अगर साथ साथ टिड्डियों के साथ चलता रहा, जहाँ जहाँ भी बैठी वहाँ लोगों को पहले जागरूक कर दिया गया। अगर सब लोग अपने थाली वाली लेके खड़े थे तो आवाज़ सुन के टिड्डियाँ नहीं बैठ पाई, लेकिन पेड़ों पे खूब लदी रही। लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान जो हुआ, उसके लिए अगले दिन ही हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का हमने दौरा करवाया और उसकी गिरदावरी के लिए भी कहा, अभी जहाँ भी किसान को कहीं नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार करे, और गिरदावरी करके वो रिपोर्टिंग भी गई। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था, क्योंकि 25% तक ये समझ लीजिए कि मुआवजा मिलता नहीं, तो बहुत ज़्यादा नहीं था, और जहाँ ज़्यादा था उसका मुआवजा भी मिला। अगर हम आपकी विधानसभा की बात कर लें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपनी विधानसभा को कहाँ देखते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कहाँ देखते हैं? क्या आप मेडिकल कॉलेज या फिर हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो किस तरह से उनकी स्थिति है, या फिर सड़कों की बात करें तो किस तरह से, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो क्या कोसली से कितनी कनेक्टिविटी आप देखते हैं? देखिए, जहाँ आपने शिक्षा की बात करी है, कोई भी आपको 15-20 किलोमीटर से ज़्यादा आपको लड़कियों को कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं, हर जगह कॉलेज हमारे यहाँ खुले हुए हैं। दूसरा, धीरे धीरे शिक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए और इस कंपटीशन के ज़माने में और आगे सरकारी स्कूलों को लाने के लिए आपने देखा सांस्कृतिक मॉडल स्कूल हमारे बने, तो जिनमें 9 मेरे विधानसभा में सांस्कृतिक स्कूल मॉडल बने और 2 सीनियर सेकेंडरी को, तो सभी हलकों में जैसे बन रहे हैं, तो अब हमारा हक मारा नहीं जाता। विधायक जी, गठबंधन की सरकार है, क्योंकि विभागों में भी अलग अलग बंटवारा है। एक तरफ दूसरे दल की बात करें तो वहाँ पर तमाम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके पास है, क्योंकि सड़क की बात करें तो मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था भी आपको दिक्कतें आती हैं कि गठबंधन की सरकार है, जो विभाग है वो उनके पास है, या फिर आप अपनी समस्या को लेकर के किसके पास जाते हैं कि ये जो विधानसभा में ये समस्या है इसका जल्द जो है समाधान होना चाहिए? देखिए, गठबंधन की सरकार भले ही हो, लेकिन हमारा तालमेल बहुत बढ़िया है, और जो भी हमें अपने हल्के की समस्याएं हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं और दुष्यंत जी के सामने भी रखते हैं, और दोनों ही उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है जो लोग बाहर क्या चल रहा है, आप लोग क्या सुनने में आ रहा है, वो कदापि नहीं है। बिल्कुल हमारा तालमेल सही गठबंधन का चल रहा है। और तीसरा, हमारे पास प्लेटफार्म है विधानसभा में। जब भी विधानसभा होती है तो क्षेत्र की हम डिमांड रखते हैं, चाहे पानी की है, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे चिकित्सा की है, चाहे रोड कनेक्टिविटी की है, चाहे ट्यूबवेलों की है, चाहे हमारी फसल बिक्री की है, चाहे हमारे उत्पादन की है। तो सारी चीज़ों को समय समय पे कॉलेज खुलवाने की डिमांड है। आपने मेडिकल के बीच में चर्चा करी। इस बार किस तरह की राजनीति आप देखेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला एक मजबूत नेता माने जाते हैं, बोलने में वो सबसे सक्षम नेता हैं, तो ऐसे में हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के जाने माने नेता है और बड़े नेता है। लेकिन हमारे एक कहावत है, एक जब हम बड़ और पीपल को लगाते हैं तो बच्चे जब छोटे छोटे थे तो वो मिट्टी लगा के लाते थे जड़ों में, और ये कहते थे इसको ढक ले, कहीं राम जी को ना दिख जाए, नहीं तो ये लगेगा नहीं क्या। तो मुझे कई बार ये लगता है कि अब वो दौर खत्म हो गया। इसमें कोई तो राय नहीं कि उससे बड़े वर्कोलिक आदमी है। चौटाला साहब के मैं सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनके साथ भी मैं कुछ समय बिताया और उनसे हमने ट्रेनिंग भी ली, उनसे कुछ सीखा भी
राजनीति में। आपका तो वो गठबंधन का हिस्सा भी रहे हैं, भाजपा का तो पहले। हाँ, गठबंधन का हिस्सा भी रहे हैं। नहीं, 2004 से पहले मैं ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ ही था। मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा रेवाड़ी का, तो हमने उनसे सीखा भी है। लेकिन एक चीज का समय होता है, वो समय जा लिया। एक विधायक जी, अब तीसरी जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी अब आ सकती है। हालांकि दूसरी लहर अब खत्म होने को है, लेकिन जो डॉक्टर अंदेशा लगा रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि पहली लहर हमने देखी वो बुजुर्गों पर रही, दूसरी लहर देखी हमने युवाओं पर रही, लेकिन जो तीसरी लहर है वो बच्चों पर आने की आशंका है। ऐसे में आपकी विधानसभा में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं इससे पहले कि तीसरी लहर से अपनी विधानसभा की जनता को बचा सकें? देखिए, एक तो बड़ा सवाल आपने मेरे को क्वेश्चन पूछ के कर दिया। पहली लहर थी वो बूढ़ों पे थी, बुजुर्गों पे थी, दूसरी लहर नौजवानों पे थी, तीसरी लहर बच्चों पे आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता है सारी चीजों का। और जब सारी चीजों के अनुसार जो सारी चीजों, चलो डॉक्टरों को ही समझ लो, जब सारा पता है कि भाई ये चीजें आ रही हैं, इसका मतलब पहले से अंदाजा है सबको कि ये चीज आएंगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मेन मेड लगता है मुझे। तो सरकार क्या कितनी तैयार है? और आपकी बात करें तो आप अपनी विधानसभा की जनता के लिए किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि एक आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो आपका भी बनता है कि जनता के लिए आप हमेशा तैयार रहें। और जो आपको पता है, आशंका आ रही है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो उससे पहले की तैयारियां हों। देखिए, पहला वेरिएंट आया था, पहली बार कोविड-19 आया, तो उसमें कुछ चीज़ों की डिमांड आई। पीपी किट की आई, मास्क की आई, सैनिटाइजर की आई, और आइसोलेशन और आयुर्वेद की आई। दूसरी जो लहर आई वो और ज़्यादा खतरनाक आई। उसमें एक चीज़ और जुड़ गई, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन की आपने देखा कितनी मारामारी थी, और उतनी तरह से तैयारी भी नहीं थी, क्योंकि वेरिएंट का नहीं पता किस भेष में आ रहा है, किस बीमारी को अपने साथ लपेट के आ रहा है, और उसका इलाज क्या है। तो ये चीजें आई तो उसका समय पे इलाज हुआ। आपने देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन मैं तो मोदी जी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, वहाँ जहाँ डिमांड थी, वहाँ पहुँचाने का काम किया। चाहे वो भूतल मार्ग से, चाहे वो वायु मार्ग से, चाहे वो जल मार्ग से, और विदेशों से, सब ने सहायता करी। क्योंकि उसका मुख्य कारण ये था कि हमारी मित्रता इतनी सुदृढ़ है। हमने भी तो वैक्सीन समय पे उनको पहुंचाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैक्सीन का बोलबाला उतना नहीं था, और प्रचार नेगेटिव कर रहे थे जो अपोजिशन वाले लोग, तो लोग लगवा नहीं पा रहे थे। लेकिन उस समय हमने भेजी, क्योंकि और हमारा भेजने का कारण ये भी था कि विदेश में मरीज, ये समस्याएं हमारी बाहर से आ रही है बीमारी, तो वो लोग ठीक होंगे तो हमारे यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ की तो कोई ये बीमारी है नहीं। आपकी विधानसभा में ऑक्सीजन की इस समय किस तरह से आप देखते हैं, और उस समय कितनी किल्लत थी जो आपने संकट मोचन? उस समय बहुत ज्यादा किल्लत थी। उस समय हम एक ही स्टेशन बावल में था, उससे लेके आते थे, वो 4-4, 5-5 घंटे बाद जाते थे, फिर लेके आते थे, क्योंकि एकदम तो किल्लत आ गई थी। लेकिन उसके बाद हमने 4 दिन के बाद वहाँ किल्लत आने नहीं दी, क्योंकि हमने अपनी 2-2 एम्बुलेंस वहाँ लगाई, और 2-2 एम्बुलेंस के साथ साथ रोज सिलेंडर का अप एंड डाउन करा। साथ ही आपने देखा कि कंसंट्रेटर आ गए थे, और 90 कंसंट्रेटर हमने अपनी विधानसभा में बांटे, ताकि ऑक्सीजन की अचानक किसी को जरूरत पड़े तो वो समय पे मिले। इसी तरह से बेड का इंतजाम, इसी तरह से मेडिसिन का इंतजाम, इसी तरह से वेंटिलेटर का इंतजाम हमने उस समय किया, कि मुख्यमंत्री के सामने हमने रखा जब, तो वो वेंटिलेटर भी, इसी तरह से बायोपैप का समाधान। तो वहाँ आज हम वहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज हमने वहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिया कोसली में, और ऐसे ही हमने नाहड़, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आती है, उसमें भी हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। ऐसे ही गुरावड़ा में हमारा ऑक्सीजन प्लांट अभी चल रहा है। तीसरी लहर से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या हरियाणा में कही जाती है, लेकिन अभी हाल ही में एक डिसीजन गठबंधन की सरकार ने लिया है 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसमें उद्योग जगत के जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो इसे नाकार साबित कर रहे हैं?
देखिए, सरकार से उद्योगपतियों के बीच में कई दौर की वार्तालाप हुई है, ऐसे लागू नहीं हुआ। और ये अच्छी बात है कि भाई क्षेत्र के लोग रोजगार पाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ तो स्थानीय इंडस्ट्री बहुत है। मेरे यहाँ धारूहेड़ा में भी है, मेरे यहाँ बावल में भी है, थोड़ा सा आगे राजस्थान में घुसोगे नीमराना में भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। और इधर IMT मानेसर भी हमारे नज़दीक है। तो निश्चित तौर पे जब हम ज़मीनें देते हैं, जब हम एग्रीमेंट करते हैं, जब वो उद्योगपतियों से कमिटमेंट होती है, तो उनको भी ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। तो उसी कड़ी में सरकार ने इस बात को सोचा है और उद्योगपतियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि उद्योगपति भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है। दोनों का समावेश करते हुए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक हरियाणा में कोसली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा देश की सेवा करने वाले सेना है। क्या फक्र महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा जो जवान है वो कोसली विधानसभा से हैं? देखिए, मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूँ और मुझे इस बात का फक्र है कि जब भी सीमाओं की रक्षार्थ ज़रूरत पड़ी है तो मेरे इलाके के लोग छाती तान के खड़े रहे। और यही नहीं बल्कि जंगे आज़ादी में 1857 का जब पहला गदर हुआ तो 5000 लोगों ने नसीबपुर की माटी में एक दिन में अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। और वो पहला दृश्य था, अंग्रेजों के 3 जनरल उसमें मारे गए, 3 बड़े अधिकारी मारे गए। लेकिन हमारे पास आमनेशन उतना नहीं था, उस वजह से 5000 लोगों ने प्राणों की आहुतियाँ दी। इसी तरह से सुभाष की सेना को आप देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी मेरे कई गांवों से 30-30, 35-35, जैसे लुक्की गांव आता है, कारोली गांव आता है, नाड़ आता है, जुड्डी आता है। तो ऐसे उस सेना में भी, सुभाष की सेना में भी आज़ादी, जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे इलाके के बहुत सारे, मेरे गांव के भी 2 उस सेना में भर्ती हुए और वो 18-18 साल बाद लौट के आए। तो जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए क्या आपने अपनी विधानसभा में कुछ ऐसा प्रयास किया सरकार से मिलकर के कि कुछ उन्हें याद किया जाए? नहीं, उनको समय समय पे याद करते ही हैं। और उनके जो कारगिल दिवस है उन पे भी, क्योंकि मेरे यहाँ के हर गांव से नहीं तो हर 3-4 गांव से कारगिल शहीद हुआ। 71 की लड़ाई में भी हुआ, 65 की लड़ाई में भी हुआ और शांति सेना में भी हुआ। तो मेरे यहाँ के क्षेत्र के, इसमें कोई दो राय नहीं कि सेना का अव्वल नाम है। और मोदी जी जब हमारे यहाँ अर्धसैनिक और सैनिकों को संबोधित करने 15 सितंबर 2013 को जब पहली बार आए थे और उन्होंने जो वादे करके गए थे, आज हमारे कोई एक कील भी नहीं बनती। कल हमने विदेशों से औजार लेने पड़े, आमनेशन लेना पड़े, इंस्ट्रूमेंट लेने पड़े और वो मौके पर नाट जाएं तो हमें अपने यहाँ आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और उस कड़ी में बना भी। OROP का बहुत बड़ा वर्षों से 40-45 साल से चल रहा था, वो सैनिकों के लिए समान रैंक समान पेंशन का मुद्दा भी मोदी जी ने उसको हल करा। साथ ही उनके जो शहीदी स्मारक हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी शहीदों का एक जगह एक बड़ा स्मारक बने जिससे आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। विधायक जी, टाइम की बहुत कमी है क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है, फिर दोबारा अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कोसली विधानसभा से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को सुना। बखूबी से उन्होंने जो अपनी सारी बातचीत है, 2.25 साल का कार्यकाल है, वो भी बताया और साथ ही ये भी बताया है कि जो तीसरी लहर की आशंका जो जताई जा रही है उससे पहले कोसली विधानसभा किस तरह से तैयार है। अगली बार और किसी शख्सियत से आपको जल्द ही मुलाकात कराएंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।